माय चैनल टारगेट विथ आनंद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्राम्य समाज एवं विकास। इसका अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था, इसको देखेंगे और राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था उसको भी देखेंगे। साथ ही खंड स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारे प्रदेश और देश के भीतर संचालित हो रही है उसके बारे में देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्राम विकास प्रशासन का संचालन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और साथ ही प्रशासनिक तंत्र कैसे काम करता है गांव में और उसका मॉड्यूल क्या है। ठीक है, आज देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था का मॉड्यूल क्या है। और चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए आपको बता दें कि एक मंत्रालय का गठन 1979 में किया गया था, जिसका नाम था ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय। ठीक है, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय 1979 में इसका गठन किया गया था और साथ ही यह 1982 तक इसी रूप में चलता रहा। ठीक है, लगभग आप कह लें कि 3 साल तक यह इसी रूप में चलता रहा, इसी नाम से चलता रहा। ठीक है, और इसके बाद जो है 1982 में इसका नाम बदल करके ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, 1982 में जब इसका नाम बदला गया और उसका नामकरण कर दिया गया ग्राम विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। किससे? ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय से नाम इसका बदलकर ग्राम विकास मंत्रालय डायरेक्टली कर दिया गया। और उसके बाद जनवरी 1985 में यह कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन हो गया और ग्राम विकास विभाग बन गया। ग्राम विकास मंत्रालय से ग्राम विकास विभाग बन गया। जब जनवरी 1985 में यह कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन हुआ तो ग्राम विकास विभाग बन गया। ठीक है, और यह सितंबर में जो है, सितंबर मतलब 1985 के ही सितंबर में इस मंत्रालय का नाम एक बार फिर बदलकर कृषि मंत्रालय कर दिया गया और इसमें एक अलग ग्राम विकास विभाग रखा गया। जो ग्राम विकास विभाग हुआ करता था पहले, आप 1985 में देखे होंगे कि इसका नाम ग्राम विकास विभाग रखा गया था। तो उसी में ग्राम विकास मंत्रालय को फिर किया गया 1985 में जनवरी में कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय के नाम से, और सितंबर के जनवरी में तो ये नाम था और सितंबर 1985 में इसका नाम फिर से बदल के इसको कर दिया गया कृषि मंत्रालय डायरेक्ट कर दिया गया। और इसमें ग्राम विकास डिपार्टमेंट का एक गठन हो गया, ग्राम विकास के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया अलग से। ठीक है, और अप्रैल 1999 में इसे फिर से ग्राम विकास मंत्रालय कहा जाने लगा। ग्राम विकास मंत्रालय, पहले यह ग्राम विकास विभाग के नाम से हुआ करता था कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत यह हुआ करता था एक डिपार्टमेंट के रूप में, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 1999 में इसे ग्राम विकास मंत्रालय कहा जाने लगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्राम विकास मंत्रालय एक अलग मंत्रालय है और इसके इस समय 2 विभाग हैं। कौन कौन से विभाग हैं इसके? पहला है ग्राम विकास विभाग और दूसरा है पेयजल आपूर्ति विभाग। ठीक है, पहला है ग्राम विकास विभाग और दूसरा है पेयजल आपूर्ति विभाग। ठीक है, और ग्राम विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में देखा जाए कि इसके प्रशासनिक व्यवस्था में, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है। ग्राम विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में क्या क्या शामिल है, क्या क्या आता है इसके परिक्षेत्र में। तो पहला है राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, और दूसरा है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की नाम की 2 संस्थाएं बनाई गई थी और यह पूरे प्रशासनिक नियंत्रण को देखती थी, निगरानी करती थी, अनुवीक्षण करती थी और तत्पश्चात मंत्रालय के हेडक्वार्टर को, ठीक है, इन्फॉर्म करती थी। और उन दोनों का नाम आप लोग देख लें कि राष्ट्रीय ग्राम विकास विभाग संस्थान जो है ये राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, और सेकेंड है आपका लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास
परिषद, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, ये नामकरण था इनका, इस नाम की संस्थाएं थी। और राज्य स्तर पर अगर प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर तो इनका नाम बदल गया मंत्रालय का कई बार, ठीक है। और जब इसका राज्य स्तर पर देखते हैं तो राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम विकास कार्यक्रमों, ठीक है, प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती थी। राज्य के अंतर्गत अगर कोई विकास कार्यक्रम हो रहा है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की ही होती है, और राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य प्रशासन भी होता है। तो ग्राम विकास कार्यक्रमों, ठीक है, के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती है। एक पॉइंट ये हो गया। और लगभग सभी राज्यों में एक अलग ग्राम विकास विभाग होते हैं, ठीक है, और जिसका प्रमुख एक सचिव होता है। इसके ऊपर कृषि एवं ग्राम विकास हेतु विकास आयुक्त भी नियुक्त किए गए होते हैं, ठीक है। और अगर जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था देखा जाए, उससे पहले 2-3 पॉइंट इसमें और डिस्कस किया जाएगा कि राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में और क्या क्या हो सकता था। जैसे ये विकास समिति जो थी, इसके अध्यक्ष सामान्यतः मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, विकास समिति की। और अधिकतर मामलों में योजना अथवा ग्राम विकास विभाग नीति जो है, ये नियोजन का अर्थ हमने आपको कल भी समझाया था कि नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग से, ठीक है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग से, प्लानिंग से होता है। तो वही कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसमें कोई भी जो विकास समिति गठित होगी, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, और अधिकतर मामलों में योजना विभाग की तरफ से जो भी मामले आएंगे, अधिकतर जो ग्राम विकास विभाग से संबंधित होंगे, उनकी पॉलिसी और उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए ये जिम्मेदार होंगे, ठीक है। पॉलिसी मेकर होंगे, प्लानिंग मेकर होंगे, और उसके एग्जीक्यूशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। साथ ही जो मुख्य सचिव नियुक्त होते हैं, उनका कृषि उत्पादन आयुक्त कह लीजिए उनको, या प्रधान सचिव कह लीजिए, इन्हीं की अध्यक्षता वाली जो समन्वय समिति बनती है, योजनाओं की समीक्षा करती है, स्वीकृति देती है, और समन्वय करने के बाद निगरानी और मूल्यांकन का भी काम करती है। जो मुख्य सचिव होते हैं, यही उन्हीं को कहीं कहीं कृषि उत्पादकता आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है। कृषि उत्पादकता आयुक्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्हीं को मुख्य सचिव के नाम से डायरेक्टली जाना जाता है। तो ये जो भी कुछ योजनाएं आती हैं, उनकी समीक्षा स्वीकृति यही करते हैं, समन्वय निगरानी करते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, और मूल्यांकन भी करते हैं, उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं उस योजना का, कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। और अब देख लेते हैं कि जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण किसके हाथों में होता है, ठीक है। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में, ठीक है, कब? 1952 में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो जिला कलेक्टर को जिले का सामुदायिक विकास प्रशासन का प्रमुख बनाया गया था। ये बात कल भी चर्चा में आई थी कि जिले स्तर पर इन योजनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो कलेक्टर होता है। अगर ब्लॉक स्तर पे कौन होता है, तो खंड विकास अधिकारी, जिसको बीडीओ बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और स्टेट लेवल पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री के द्वारा जो गैर सरकारी बोर्ड बनाए जाते हैं, वो भी इनका सुपरविजन समय समय पर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो वही बात है कि जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 शुरू किया गया था ये, तो जिला कलेक्टर को जिले में सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास प्रशासन का प्रमुख बनाया गया था, और कलेक्टर ही जिले की योजनाओं का समन्वय करता था, ठीक है, समन्वय करता, और जिला योजना समिति की अध्यक्षता भी यही करता था। मतलब कलेक्टर ही सारी योजनाओं के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसका कह लें तो एनालिसिस भी करते थे, एग्जीक्यूशन भी करते थे, अपने सुपरविजन में देखते थे, ठीक है। लास्ट में जिले स्तर पर जो इनका मूल्यांकन होता था, ठीक है, ये कलेक्टर के द्वारा होता था।
और बाद में इस समिति में जो है सरकारी और गैर सरकारी सदस्य भी होते हैं। ठीक है, इस समिति में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य भी होते हैं जिनकी सहायता एक जिला योजना अधिकारी करता था। ठीक है, जिला योजना अधिकारी की नियुक्ति हुआ करती थी। जो भी इसमें सदस्य होते थे, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनका ये मदद किया करते थे। ठीक है, और साथ ही अगर जिला योजना, जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए तो इसका संक्षिप्त विवरण ये भी है कि 1969 में जब छोटे किसानों का ऋण सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन वाला उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण के नाम से क्रेडिट समीक्षा समिति की नियुक्ति की थी, जिसकी सिफारिश पर लघु किसान विभाग एजेंसियां जो होती थी, SFD सीमांत किसान एवं खेतिहर मजदूर विकास एजेंसियां जो थी, MFAL के नाम से, उनका भी गठन किया गया था उस समय। ठीक है, तो ये देख करके कि किसानों को ऋण भी मिले, उसके लिए 2-3 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, समिति बनी थी, कमेटी, और एक का नाम था SFDA और सेकंड का नाम था आपका MFAL। ठीक है, तो ये ऋण के लिए हुआ करती थी। और अगर जो भी सोसाइटी में पंजीकरण अधिनियम आया था, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम एक आया था 1860 में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 1860 का जो अधिनियम आया था सोसाइटी में पंजीकरण के लिए, इनरोलमेंट के लिए, इसके अंतर्गत जो भी पंजीकृत जिला स्तर पर एक स्वायत्त शासी एजेंसी हुआ करती थी, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हुआ करते थे, की स्थापना की गई थी। और जिसका काम जो अभी हमने बताया दोनों कमेटियों को, SFDA और MFAL, इसकी निगरानी भी किया करते थे। ठीक है, इनकी निगरानी इन्हीं के द्वारा हुआ करती थी। ठीक है, और एक पॉइंट और अगर बात कर लिया जाए तो उसी समय जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम था, DPAP के नाम से, DPAP के नाम से हुआ करता था। यानी इसको ये भी कह लीजिए कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम एक था। इसका नाम जब बाद में बदला तो मरुस्थल और विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम था। ठीक है, 1970 के दशक में इसको शुरू किया गया था। 1970 के दशक में इसको जो है शुरू किया गया था, मरुस्थल विकास कार्यक्रम। इसी को बोला जाता है DDP के नाम से जाना जाता है, DDP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी दशक में ये भी शुरू किया गया था। सूखा को लेकर, ऋण को लेकर के जो बात हुई थी उस समय, उन सारी चीजों की निगरानी कलेक्टर के द्वारा होती थी जिला स्तर पर। अब चलिए देखते हैं कि खंड और गांव के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करती है और कौन कौन से अधिकारी उसमें सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य, और किन की निगरानी में। ठीक है, इस स्तर पर अगर देखा जाए तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड का निर्माण योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाई, ये समीकृत नहीं होगा, ये समेकित होगा। ठीक है, ये समेकित होगा, मतलब इंटीग्रल फॉर्म में, होलिस्टिक नेचर में कह लीजिए, मतलब संपूर्ण रूप में, मतलब समेकित, मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड का जो निर्माण हुआ, विकास खंड का निर्माण योजना और समेकित ग्राम विकास की जो बुनियादी इकाई के रूप में किया गया था, जिसमें आप कह लें कि कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां होती थी, एक्टिविटीज, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, समाज कल्याण आदि को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और खंड प्रशासन में अगर बात कर लें
तो खंड स्तर पर एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था खंड विकास अधिकारी। वीडियो आज भी है ये पद, और इसको आज भी खंड स्तर पर प्रशासन की निगरानी के लिए इनको रखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ये जो कमेटी नियुक्त हुई थी 1957 में, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, बार बार पूछा भी जाता है कि कब आई। 1957 में आई। इसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, या पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और यह खंड प्रशासन में आप कह लीजिए कि जो भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं का संचालन किया और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की जो समीक्षा के लिए गठित कमेटी थी, इसी को गठित की थी 1957 में, कि जो भी सामुदायिक विकास परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा होगी वह इसी के अंतर्गत, इसी कमेटी के अंतर्गत की जाएगी। और इस कमेटी ने यह सुझाव भी दिया कि ऊपर, सबसे ऊपर जिला स्तर होगा और मध्य में जो है खंड स्तर होगा। ठीक है, ऊपर जिला स्तर और मध्य में खंड स्तर होगा, और नीचे ग्राम स्तर को लेते हुए, ठीक है, परस्पर संबंधित त्रिस्तरीय ढांचे में खंड की बुनियादी इकाई तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। अब सत्ता के विकेंद्रीकरण को समझ लेते हैं कि यह 3 पार्ट में बोले हैं कि विभाजित किया जाएगा। पहला जिला स्तर पर, ठीक है, और सेकंड हो गया आपका जिला स्तर हो गया, और साथ ही आपका खंड स्तर हो गया, और पंचायत स्तर, मतलब गांव पंचायत स्तर पर। ठीक है, और इनके विकेंद्रीकरण की मतलब सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अधिकार मिलना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास ही पूरा पावर नहीं दिया जाएगा, उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बल्कि पावर का जो है डिवीजन होगा। सभी के पास कुछ ना कुछ बैलेंस फॉर्म में पावर होंगे। ठीक है, ताकि सभी अपने अपने क्षेत्र में उस पावर के इस्तेमाल करके जो भी योजनाएं आए उनका उचित ढंग से क्रियान्वयन कर सकें। ठीक है, और देख लेते हैं कि खंड के सभी जो कार्यकलाप होंगे, एक्टिविटीज होंगे, इनकी समीक्षा उसके प्रधान की अध्यक्षता में पंचायत समिति की आम समिति की तिमाही बैठक में की जाती है, जहां बीडीओ सदस्य सचिव की हैसियत में उपस्थित रहता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ब्लॉक के जो भी कार्यकलाप होंगे, क्रियाकलाप होंगे, एक्टिविटीज होंगे ब्लॉक के, ठीक है, इसकी समीक्षा भी गांव के जो प्रधान होंगे उनकी अध्यक्षता में, प्रधान संघ का एक अध्यक्ष नियुक्त होगा, उसकी अध्यक्षता में पंचायत समिति की आम समिति की तिमाही, हर 3 महीने पे एक बैठक की जाएगी। सेमिनार का आयोजन होगा जहां बीडीओ सदस्य सचिव की हैसियत में उपस्थित रहता है। ठीक है, सरकार की तरफ से बीडीओ होता है और वहाँ की जनता की तरफ से उनके प्रतिनिधि होते हैं, और मिलकर आपस में बातचीत करते हैं अहम मुद्दों पर। जो भी निर्णय लेते हैं ये सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य मिलकर लेते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो पंचायत समिति का प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। प्रधान समिति का जो है अध्यक्ष, इस समिति के जो प्रधान होते हैं, पंचायत समिति का जो प्रधान होगा इसके अध्यक्ष होते हैं। और जिला ग्राम विकास एजेंसी डीआरडीए का सृजन, और इसके बारे में देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि जिला ग्राम विकास एजेंसी डीआरडीए का एक सृजन हुआ था, तो इसका उद्देश्य क्या है और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह ग्राम विकास मंत्रालय की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, कि जिला स्तर पर प्लानिंग करने के लिए और एग्जीक्यूशन करने के लिए जो एजेंसी की भूमिका होगी वह जिला ग्राम विकास एजेंसी होगी, और इसको शॉर्ट में डीआरडीए बोलेंगे, और यह अपनी भूमिका को बखूबी निभाएगा। ठीक है, ग्राम विकास मंत्रालय की तरफ से पहल की गई थी, ग्राम विकास मंत्रालय की तरफ से
इसकी पहल की गई थी और जिला स्तर पर यह प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन करता है। इसकी भूमिका होती है जिला ग्राम विकास एजेंसी को जो भी ऊपर से ऑर्डर मिले या जो भी स्कीम्स आए उसको फॉलो करवाए और ग्राम स्तर तक, निचले स्तर तक पहुंचाए। इस एजेंसी के अध्यक्ष भी कलेक्टर होते हैं और उप आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, अगर कलेक्टर चाहे तो अपना जो पावर है उनको ट्रांसफर कर सकता है किसी विशेष परिस्थिति में। और ग्राम विकास मंत्रालय ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला विकास समिति के गठन का भी सुझाव दिया था। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जिला स्तर के सभी विभाग जैसे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड हो गया, जिला उद्योग बोर्ड हो गया, बैंक जैसी अन्य एजेंसियों के कामों का आपस में तालमेल होना चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड विभाग हो गया, जिला उद्योग बोर्ड हो गया, बैंक जैसी संस्थाएं हो गई, इन सारी एजेंसियों के कामों का आपस में तालमेल होना चाहिए, आपस में इनका विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि आपस में सामंजस्य की स्थिति को पैदा करके सारे कार्यों को एग्जीक्यूट करें, ये इनका कार्य होता है। अब देखेंगे कि जिला योजना समिति डीपीसी क्या होती है। ठीक है, डीपीसी के बारे में देखेंगे कि जिला योजना समिति डीपीसी। ठीक है, जिला योजना अगर समिति की बात कर लें तो यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, मतलब अनुच्छेद की अगर बात कर लें तो 243 ZD के अंतर्गत आता है और यह 74वां संविधान संशोधन के बाद हुआ था। इसका जिला योजना समिति का गठन किया गया था और इसका दायित्व तो राज्य सरकार को सौंपा गया है। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जिला योजना समिति के दायित्व राज्य सरकार को सौंपे गए। मतलब 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243 ZD के तहत प्रत्येक जिला में जिला योजना समिति के गठन का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा है और इनका काम है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी वर्ग के लिए शहरी नागरिक तथा विकास निकायों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होने वाली मिलीजुली योजनाएं तैयार करना। मतलब ये कह लीजिए कि इनका जो काम है यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी वर्ग के लिए शहरी नागरिक तथा विकास निकायों के बीच जो भी प्रभावी समन्वय के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होने वाली मिली जुली योजनाएं तैयार करना। ठीक है, ताकि वो शहरों में भी फॉलो हो सके और उसी को अगर चाहें तो हम गांव स्तर पे भी लागू कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने जिला योजना समिति डीपीसी को भी देखा कि यह 74वें संविधान संशोधन के बाद इसको लाया गया, इसका गठन हुआ 74वें अमेंडमेंट के बाद और आर्टिकल किस में रखा गया 243 ZD। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह जिला योजना समिति का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है, जिला योजना समिति का मतलब डीपीसी का जो अध्यक्ष होता है, डीपीसी, ठीक है, यही जिला परिषद का भी अध्यक्ष होता है। मतलब डीपीसी के अध्यक्ष जो होंगे वह जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा। अब देख लें तो जिला परिषद क्या होता है, एक टर्म ये भी है। तो जिला परिषद जो होता है यह पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था एक होती है जिसको हम जिला परिषद बोलते हैं। ठीक है, जिला परिषद उसको बोलते हैं, सबसे ऊपरी संस्था होती है पंचायती राज व्यवस्था का। और यह जिला परिषद जो है ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को मिला करके मूलतः और इनके नीति निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग में और मार्गदर्शन में, सुपरविजन में काम करती है ये संस्थाएं। जिला परिषद जो है यह संस्था सबसे ऊपरी संस्था है पंचायती राज व्यवस्था की और यह पॉलिसी मेकिंग की काम करती है और डायरेक्शन की भी काम करती है। जो भी इसके नीचे की जो भी कमेटियां और जो भी तंत्र बनाए जाते हैं ये उनको
आर्डर देते हैं बना करके कि इस स्कीम को फॉलो अप करिए और इसका एग्जीक्यूशन अच्छे से ग्राम स्तर तक होना चाहिए और पंचायत स्तर तक। ठीक है, ये डीपीसी के अध्यक्ष भी होते हैं, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वही डीपीसी का अध्यक्ष होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ तक देखा और अब कल देखते हैं तो इसको खत्म करेंगे, ग्राम्य समाज एवं विकास को। एक वीडियो और आएगी इसकी और ये पहला चैप्टर इस प्रकार से हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसी अगले टॉपिक पे, फिर मिलेंगे आपसे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।